This is Pot Spread. नमस्कार। भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत जहां आज भी करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यही है वो गहरा विरोधाभास जिसे हम आज समझने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम इसी जटिल पहेली को सुलझाएंगे, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से, ताकि इस विषय पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्या वजह है कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद भारत में गरीबी आज भी एक जिंदा हकीकत है। ये वो सवाल है जो हर किसी को, अर्थशास्त्रियों से लेकर नीति बनाने वालों तक, सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी का एक सिरा तो देखिए, कितना शानदार है। 2024-25 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर है 6.5%। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है, मतलब एक जबरदस्त आर्थिक तरक्की की तस्वीर। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा हमें एक अलग ही हकीकत दिखाता है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो लगभग 23 करोड़ 40 लाख भारतीय, यानी करीब करीब 234 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे। और बस यहीं पर इन दो आंकड़ों के बीच हमें वो विरोधाभास साफ साफ दिखता है जिसे हम कहते हैं विकास के बीच गरीबी। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले खंड में चलते हैं, महान भारतीय विरोधाभास। यहां हम इस समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करेंगे और उन मुख्य कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो इस पूरे टॉपिक की नींव हैं। देखिए, विकास या डेवलपमेंट को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। पहला नजरिया है पारंपरिक आर्थिक विकास का, जो जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट जैसे नंबरों को ही सब कुछ मानता है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पर यकीन करता है, मतलब जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसका फायदा छन छन कर नीचे तक, यानी सब तक पहुंच ही जाएगा। भारत की 6.5% की ग्रोथ रेट इसी नजरिए का सबूत है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने दिया था। इसे कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। सेन कहते हैं कि असली विकास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों की आज़ादी और क्षमताओं का बढ़ना है, जैसे अच्छी सेहत पाने की आज़ादी, अच्छी शिक्षा पाने की आज़ादी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। भारत का विरोधाभास असल में इन्हीं दो नजरियों के बीच कहीं फंसा हुआ है। तो गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है ना? इसी बात को समझने के लिए यूएनडीपी एक खास टूल का इस्तेमाल करता है जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई कहते हैं। ये गरीबी को सिर्फ आमदनी से नहीं, बल्कि 3 बड़े पैमानों पर नापता है। पहला, स्वास्थ्य, यानी पोषण और बाल मृत्यु दर कैसा है। दूसरा, शिक्षा, यानी कितने साल स्कूल गए और स्कूल में हाजिरी कैसी है। और तीसरा, जीवन स्तर, यानी साफ सफाई, पीने का पानी, घर और खाना पकाने के ईंधन जैसी बुनियादी चीजें हैं या नहीं। अगर कोई परिवार इनमें से 1/3 चीजों से भी वंचित है तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। ये परिभाषा हमें गरीबी की एक कहीं ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर देती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और अपने दूसरे खंड पर आते हैं, मूल कारणों को समझना। यहां हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी गहरी सामाजिक जड़ें हैं जो आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी को पनपने का मौका देती हैं। भारत में गरीबी के बने रहने के पीछे कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो दिखाई नहीं देती। समाजशास्त्र में इन्हें संरचनात्मक असमानताएं कहते हैं, मतलब वो असमानताएं जो हमारे समाज के ढांचे में ही बसी हुई हैं। सबसे पहली है जाति। दलितों और आदिवासियों को सदियों तक संसाधनों से दूर रखा गया और उसका असर आज भी उनकी आर्थिक हालत पर साफ दिखता है। दूसरी बाधा है लिंग। महिलाओं को आज भी पुरुषों से 30 से 40% कम तनख्वाह मिलती है और घर के बिना पगार वाले काम का बोझ भी उन्हीं पर ज्यादा होता है। फिर आता है क्षेत्र का फर्क। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां साक्षरता ज्यादा है, तो दूसरी तरफ बिहार जहां गरीबी की दर बहुत ऊंची है। और आखिर में है वर्ग। भारत की 80 से 90% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में है, जहां ना तो अच्छी पगार है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। ये सारी बाधाएं मिलकर विकास के फायदों को कुछ ही लोगों तक समेटकर रख देती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। चलिए कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें ये समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं कि विकास और गरीबी के बीच ये खाई आखिर है क्यों। पहली थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसे वॉल्ट रोस्टो ने दिया था। ये थ्योरी विकास को एक सीधी सड़क की तरह देखती है जहां समाज खेतीबाड़ी से निकलकर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाता है। ये मानकर चलती है कि औद्योगिकरण का फायदा धीरे धीरे रिस्कर यानी ट्रिकल डाउन होकर सब तक पहुंच ही जाएगा। 1991 के बाद भारत का शहरी विकास इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है ना?
लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह समाज में पहले से मौजूद गहरी असमानताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। भारत जैसे देश में जहां जाति और लिंग की खाई इतनी गहरी है, विकास का फायदा एक बराबर कैसे पहुंच सकता है? इसके ठीक उलट एक और थ्योरी है जिसे डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे विचारकों का कहना है कि पूरी दुनिया का जो पूंजीवादी सिस्टम है वो विकासशील देशों, जिन्हें वो पेरिफेरी यानी बाहरी इलाका कहते हैं, को हमेशा विकसित देशों यानी कोर या केंद्र पर निर्भर बनाए रखता है। इस सिस्टम में अमीर देश गरीब देशों से सस्ते संसाधन और मजदूरी का फायदा उठाते हैं। इससे स्थानीय अमीर लोगों को तो फायदा होता है, लेकिन आम जनता गरीबी में ही पिसती रहती है। जैसे जब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आकर सस्ते श्रम का फायदा उठाती हैं, लेकिन सारा मुनाफा वापस अपने देश ले जाती हैं। ये स्लाइड मैं कहूंगा रिवीजन के लिए गोल्ड है। ये सभी सिद्धांतों को एक ही जगह पर कंपेयर करती है। आप साफ देख सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ट्रिकल डाउन पर फोकस करती है, डिपेंडेंसी थ्योरी ग्लोबल शोषण पर, सोशल एक्सक्लूजन थ्योरी जाति जैसी सामाजिक बाधाओं की बात करती है, और फेमिनिस्ट थ्योरी कहती है कि पितृसत्ता की वजह से गरीबी का असर महिलाओं पर कहीं ज्यादा होता है, जिसे गरीबी का स्त्रीकरण भी कहते हैं। ये टेबल साफ दिखाता है कि कोई एक थ्योरी इस विरोधाभास को पूरी तरह नहीं समझा सकती। हमें इन सबको मिलाकर एक बड़ा नजरिया बनाना होगा। सिद्धांतों को समझने के बाद अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की नीतियों ने कैसा काम किया है। तो चलते हैं अपने चौथे खंड पर, नीतियां, सफलताएं और विफलताएं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर और बड़ी योजना की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। 2005 में इसे लाया गया था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, गांव के हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम देना और साथ ही साथ गांव में तालाब, सड़कें जैसे स्थायी एसेट्स बनाना। और देखिए, इसके नतीजे जमीन पर काफी प्रभावशाली रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मनरेगा ने 3 अरब से भी ज्यादा मानव दिवस का रोजगार पैदा किया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और सबसे खास बात, इसमें काम करने वालों में 55% महिलाएं हैं। इसने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मनरेगा की कुछ गंभीर समाजशास्त्रीय आलोचनाएं भी हैं जिन्हें परीक्षा के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे मजदूरी मिलने में 30 से 60 दिन की देरी होना, भ्रष्टाचार और फंड लीकेज की समस्या, और एक बहुत बड़ी समस्या है एलीट कैप्चर, मतलब गांव के दबंग और शक्तिशाली लोग योजना का फायदा खुद उठा लेते हैं। इसके अलावा ये एक टॉप डाउन मॉडल है जिसमें आम लोगों की ज्यादा नहीं सुनी जाती और ये शहरी गरीबों की कोई मदद नहीं करता। अब बात करते हैं भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस की। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराना है। पीडीएस ने बेशक बहुत लोगों का पेट भरा है, लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30% अनाज भ्रष्टाचार और लीकेज की भेंट चढ़ जाता है। जो मजदूर एक शहर से दूसरे शहर काम करने जाते हैं या जो बेघर हैं, वो अक्सर इस सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। इसका फोकस सिर्फ अनाज पर है, जिससे पोषण की बाकी जरूरतें पूरी नहीं होती। और यहाँ भी एलीट कैप्चर की समस्या है, जिससे अक्सर निचली जातियों के लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। अच्छा, तो हमने भारत की बात तो कर ली। अब क्यों ना थोड़ा बाहर झांककर देखें कि दुनिया के दूसरे देश इस समस्या से कैसे निपट रहे हैं। ये तुलना हमें भारत के लिए कुछ काम के सबक सिखा सकती है। भारत और चीन, ये तुलना हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रही है। भारत ने 1991 के बाद बाजार को आगे रखकर उदारीकरण का रास्ता चुना और सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया। वहीं चीन ने सरकार के नेतृत्व में औद्योगिकरण किया और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर जबरदस्त पैसा लगाया। चीन के सेंट्रलाइज सिस्टम ने योजनाओं को तेजी से लागू करना मुमकिन बनाया, जिससे वहां गरीबी बहुत तेजी से घटी, जबकि भारत में लोकतांत्रिक ढांचा और सामाजिक ऊंच नीच एक बड़ी चुनौती बने रहे। एक और बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है ब्राजील से, उनका बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम। ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहला, कम आय वाले परिवारों को पहचानो। दूसरा, उनके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजो। तीसरा, और ये सबसे खास है, पैसा तभी मिलेगा जब बच्चे स्कूल जाएंगे और उनका हेल्थ चेकअप होगा। और चौथा, पैसे घर की महिला के खाते में जाते हैं, जिससे वो सशक्त होती हैं। इस मॉडल ने न सिर्फ गरीबी कम की, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बेहतर बनाया।
तो इन सब बातों को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर है, समावेशी विकास की ओर। यहां हम अब तक की पूरी चर्चा का निचोड़ निकालेंगे और भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो आगे का रास्ता क्या हो? देखिए, कोई एक जादुई छड़ी तो है नहीं। जरूरत है एक बहुआयामी रणनीति की। पहला, वियतनाम से सीखते हुए हमें मानव पूंजी यानी हेल्थ और एजुकेशन में भारी निवेश करना होगा। दूसरा, ब्राजील की तरह सरकारी योजनाओं को शर्तों से जोड़ना होगा। तीसरा, चीन से प्रेरणा लेकर ग्रामीण औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। चौथा, योजनाओं को ऊपर से थोपने के बजाय उनमें लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी। और सबसे जरूरी, हमें जाति और लिंग जैसी संरचनात्मक बाधाओं पर सीधा प्रहार करना होगा। सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, यही है समावेशी विकास का असली मतलब। तो आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, तो सवाल यह है कि क्या इसका विकास मॉडल समंदर की उस लहर जैसा होगा जो हर नाव को ऊपर उठाती है, या उस लहर जैसा जो लाखों छोटी नावों को पीछे छोड़ जाती है? इस सवाल का जवाब आने वाले सालों में भारत की नीतियां और उसकी सामाजिक इच्छा शक्ति ही देगी।